जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 81। सेल्स टैक्स। अबू बकर शायद हम दूसरे कमरे में शिफ्ट करें अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए तो। जी मोहतरम दामत बरकातुहुम, सेल्स टैक्स के पास पेपर्स निकाल लें। क्वेश्चन 72 का 1, क्वेश्चन 72 का 1, पेज नंबर 514। 2 का 1, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 8 लाख रुपया वर सोल्ड टू वन ऑफ द डीलर्स, पेज 514। द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट माइनस हो चुके हैं, तो ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस है या अनडिस्काउंटेड? डिस्काउंटेड प्राइस। द डिस्काउंटेड प्राइस वॉज नॉट शोन ऑन द बिल। डिस्काउंटेड प्राइस बिल पर शो नहीं हुई। बताएं जी, कुछ हुक्म फरमाएं, इरशाद फरमाएं, कुछ ऐसा इरशाद फरमाएं कि अल्लामा इकबाल भी खुश हो जाए। डिस्काउंट माइनस करने की दो शराइत थी। एक तो ये है कि बिल के ऊपर मेंशन हो, और दूसरा नॉर्म्स के मुताबिक हो। नॉर्म्स के मुताबिक तो है लेकिन बिल पे मेंशन नहीं है। तो व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ सेल, डिस्काउंट माइनस करके या किए बगैर? लेकिन द अमाउंट इज नेट, इस तक तो माइनस हुआ है, तो इसे कैसे वापस करें? अच्छा एक बार याद रखिएगा, अगर कभी डिस्काउंट माइनस हुआ होगा ना तो फिर फिगर 80 पे पड़ी होगी। तो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ रुपीज़ में, तो 8 लाख रुपए 80 पे पड़े हुए हैं। मैं किस पे लेके जाना चाहता हूँ? 100 पे। जो मर्जी आप मेथोडोलॉजी फॉलो करें, पहुँचना आपने रावलपिंडी है। डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कर लेना। तो गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। जी क्या जवाब आ गया? तो व्हाट इज माय VOS? 1 मिलियन। नोट कर लें। अभी आप आ जाओ, बैठ जाओ, फिर इंशाल्लाह दूसरी क्लास में चलते हैं। इधर इधर उधर उधर जगह ज़्यादा होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर दूसरी क्लास में चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, फिर दूसरी क्लास में चलते हैं इकट्ठे। अरे किधर से आ रहे हो होके? ओके क्लियर जी, जल्दी नोट कर लें आप। वैल्यू ऑफ सप्लाईज 10 लाख रुपया। माना कि ये डिस्काउंट माइनस हो चुका है, लेकिन डिस्काउंट बिल पे भी लिखा होना चाहिए ना डिस्काउंटेड प्राइस, खाली बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना काफ़ी नहीं है। चलें जी, पॉइंट 3 पढ़ें जी। एडवांस लिया हमने 6 लाख रुपए का, और जो कि रिसीव हुआ है, चीज़ें डिलीवर होनी है अप्रैल में। जी मोहतरम। जी मोहतरम, हमारा कौन सा महीना है? फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल। फरवरी में क्या हुआ है? कैश आया। और अप्रैल में टू बी डिलीवर्ड, अभी नहीं डिलीवर होनी, नहीं हुई। कब होनी है? अप्रैल में। बैठे बैठे, अभी हम रूम चेंज करने लगे हैं। तो
थोड़ी देर में। तो डिलीवरी कब होनी है मोहतरम? अप्रैल में। बताएं जी, इसको फरवरी की सेल में डालें या अप्रैल की सेल में डालें? अप्रैल की सेल में डालें। तो इन द लाइट ऑफ प्रोविजन स्टेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर फरवरी। फरवरी की वैल्यू ऑफ सप्लाई बताएं इस सेल की, 0। वाई? एज पर द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, द वैल्यू ऑफ सप्लाई, आ जाओ आगे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बोले बोले बोले, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द टाइम when the goods are delivered. So in this case it will be chargeable to tax in the month of April. Clear? Okay, next. 1000 units of goods listed in third schedule were sold at 5000, लेकिन उनकी रिटेल प्राइस 6000 है। जी बोले भाई। डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है? शायद 5000, लेकिन रिटेल प्राइस, तो व्हाट विल बी VOS? कैसे निकलेगी जी? बोले बोले बोले। 1000 यूनिट्स इंटू 6000 क्या आ जाएगा? वट एवर इट मे बी, 6 मिलियन इज माई VOS। क्लियर? लास्ट रो में जगह बना दें। ओके। अच्छा यार, ये मार्च 2022 में सवाल आया, अभी ताज़ा ताज़ा। मुश्किल सवाल बनाया इसने काफ़ी ज़्यादा। मुश्किल कौन कह रहा है? मैंने बंदे लेके आ जाना है। क्या मतलब इसमें क्या है? हद होगी यार। अब BA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं? ओके, आप BA कर रहे हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता था। आप फिर आप बैठे रहें, जा सकते हैं। क्वेश्चन Question 63. Under the provisions of Sales Tax Act 1990, पेज नंबर 512. Under the provisions of Sales Tax Act 1990, list the exceptions to the following rule. भाई चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, समय से नहीं बढ़ाया जाएगा। Where the taxable sale are made to a person who has, भाई किसी को आने दो ना, रोका ना करो, आने दो सबको। Who has not obtained registration. Where taxable sale are made to a person who has not obtained a registration number, there shall be charged and levied a further tax of 3% in addition to normal rate. Normal से अलावा 3%। तो बता दीजिए कितने परसेंट नॉर्मल से ज़्यादा? 3%। तो ये इसको फर्दर टैक्स कहते हैं ना। लिस्ट द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। कब 3% नहीं लगना? कब 3% नहीं लगना? पेज नंबर 465। वाइट क्रिस्टलाइन लंडे के कपड़े याद आ रहे? ओके, बातें ना करो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएं उन पे टैक्स रेट है 0%। इसकी कोई एक्सेप्शन है तो मुझे बता दें। लिस्ट एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल। इस रूल की एक्सेप्शन बता दें। बोले बोले बोले, कौन सी सेल? वो आज जो 3 पढ़ी हैं, जो री इम्पोर्ट करनी है, खत्म होगी क्लास, वो बोली देख के आए जल्दी, बताएं फिर मुझे। हमने जाना है उधर, सबने एक दिन सबने जाना है। अभी रहने दें, कॉपीज ना बांटें जी। वो 3 याद है? ठीक है भाई, अभी रूम चेंज कर रहे हैं, इनको जगह दे दें, रूम चेंज कर रहे हैं। क्लियर? चलें आगे। कैसे सवाल आ रहे हैं वैसे पास पेपर में? अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बारे में कुछ बताएं। 4 नंबर, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। कौन सा जी? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स
पेज नंबर, यही जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है, पेज नंबर 468। यार कमाल हो जाएगी, आपने ईद ऐसे गुजारनी है कि ईद के बाद मैं पूछूं चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, फर लगे हो, मैं पूछूं जीरो रेट पे कौन सी चीजें नहीं आएंगी, फर लगे हो, रिटेलर की डेफिनेशन, होलसेलर की डेफिनेशन, डीलर की डेफिनेशन, लोग ईदें बना रहे होंगे, आप डेफिनेशन नहीं याद कर रहे होंगे, तो कमाल हो जाएंगे सीरियसली। ये फिर इंशाल्लाह सितंबर में मजे ही मजे हैं, 10-12 दिन जहां मर्जी जाइएगा यार, ये गुजार लें किसी तरह 10-12, ये जितने भी 2-2.5 महीने हैं ना आपके। ओके भाई बुलाओ ऐसे, ठीक है, रूम फ्री हो गया। ओके एक मिनट, उधर आवाज आ रही है भाई, हाथ खड़ा कर दें, उधर आवाज आ रही है, ठीक है जी मोहतरम। अच्छा, कुछ चेहरों पे इस वजह से परेशानी नज़र आ रही है कि किसी क्लास में कहीं बैठते थे, किसी में कहीं बैठते थे। प्लीज़ बी रिलैक्स, कंफर्टेबल, ये दिमाग की सोच का ताल्लुक है। आप इधर अटेंटिव रहेंगे, इंशाल्लाह बातें सारी समझ आएंगी, बस अपने आप को क्लास में इन्वॉल्व रखें। अच्छा मोहतरम, ये लास्ट क्लास में हम सवाल कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7। अपने आप को ना रिलैक्स रखा करें लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 7, ज़्यादा सोचने से बंदा परेशान रहता है। मोहसिन हैज़ बीन वर्किंग एट हेड ऑफिस ऑफ, ये चैप्टर 13 का सवाल हम कर रहे थे, इसको ज़रा देख लेते हैं, चलो बाद में बांट देना। ये पेज नंबर है 289। ये हमने लास्ट क्लास में सवाल शुरू किया था। मोहसिन हैज़ बीन वर्किंग एट हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क ऑन 1 जनवरी 2008, साल के पहले दिन, साल के पहले दिन नहीं, माजरत, साल के मिड में, क्योंकि 30 जून 2008 हमारा ईयर एंड है ना। ऑन 1 जनवरी 2008, LCI had established an office and had sent Mohsin for 2 years as country manager for looking after the Pakistan operations। अच्छा, इसको आप 2008 का सवाल लेंगे तो इसको लीप ईयर समझ लेंगे, अगर इसको आप 2018 का सवाल लेंगे तो फिर ये लीप ईयर नहीं होगा। तो ये देखें, मार्च 2019 में सवाल आया हुआ है, तो असल में 20x8 से मुराद क्या था, 2018। अगर मैं इसको 2018 लेता हूँ तो जो लास्ट क्लास में मुझे गिनवाया था आप लोगों ने, जो ऑनलाइन वाली क्लास थी, तो उसमें आपने मुझे 29 दिन लिखवा दिए थे, तो इसको मैं 28 करने लगा हूँ, बिकॉज जिस अटैम्प्ट में ये सवाल आया था वो कौन सी अटैम्प्ट थी, मार्च 2019। तो मार्च 2019 में मुराद 20x8 से 2018 लिया जाएगा, ना कि 2008। तो बहरहाल नंबर ऑफ डेज, उसका पहला सवाल ये था कि स्टेट करें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहसिन फॉर टैक्स से 2008। तो 2008 में इसका स्टेटस कितने दिनों से कम बन रहा है, 183 डेज से कम बन रहा है, देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज, बोलें, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगला सवाल उसका ये था कि LCI ने एक ब्रांच ओपन की है पाकिस्तान में, और वहाँ पे इसको 2 साल के लिए भेजा एज ए कंट्री मैनेजर फॉर लुकिंग आफ्टर द पाकिस्तान ऑपरेशंस। तो अब 2008 की बात नहीं करा, बात सवाल में किस साल के करने लगे, 2009 की। तो 2009 के साल का वो आपको डेटा देने लगा है, 2009 के साल का वो आपको डेटा देने लगा है। ड्यूरिंग 2009, अपार्ट फ्रॉम सैलरी के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, मोहसिन अर्न्ड एंड रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स। मोहसिन ने ये अमाउंट्स रिसीव की हैं। साल ख़त्म होने से 6 महीने 15 दिन पहले मोहसिन ने एक सेमिनार किया USA में। इनकम कौन सी बन जाएगी, ये फॉरेन सोर्स इनकम। हमने पढ़ा था जो बंदा 3 साल से कम सैलरी कमाने आए, कंट्री मैनेजर का मतलब है सैलरी कमाने आया, जो बंदा 3 साल से कम सैलरी कमाने आए, अगर वो ये साबित कर दे कि मैंने पैसा बाहर ही रखा है, पाकिस्तान नहीं मंगवाया, तो ऐसी सूरत में उसकी कौन सी इनकम माफ होनी है, पाकिस्तान वाली या बाहर वाली, बाहर वाली इनकम माफ होनी है। तो ऑब्वियसली ये पैसे के बारे में वाज़ेह लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद में मंगवा लिया है, इसलिए फॉरेन सोर्स इनकम इसकी क्या बन जाएगी, टैक्सेबल बन जाएगी। साल ख़त्म होने से 1 महीना पहले उसने USA के अंदर एक कारोबार शुरू किया जिसका 40% पैसा उसने पाकिस्तान मंगवा लिया, तो इसका मतलब है 60% पैसा जो है वो बाहर ही रहा, तो माफ कितना होगा, 60%, और टैक्सेबल
और जो कंट्री मैनेजर के तौर पे इसको पैसे मिल रहे हैं उनको तो हम इग्नोर करेंगे। द रीजन इज बोले 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 इस वजह से इग्नोर करेंगे। नहीं 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 यार, कंट्री मैनेजर के तौर पे जो पैसे मिल रहे हैं ये इसकी कौन सी इनकम है? बोले पाकिस्तान सोर्स इनकम। भाई ब्लू शर्ट इधर जगह बनवा दे। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो बैठो। ओके तो बस ठीक है, हाइब्रिड वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर हाइब्रिड में चले जाएं, और तो कोई हल नहीं है। न्यूमेरिकल में शुरू जब कराता हूं तो ये कर लेता हूं। ओके तो मुझे बताएं, ऑन 31 मई 2019 ही अर्न्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिश इन अच्छा सॉरी, मैं इस वक्त कोई और बात कर रहा था। मैं ये बात कर रहा था ये बाहर के मुल्क की इनकम है, ये भी बाहर के मुल्क की इनकम है। ये कौन सी इनकम है कंट्री मैनेजर वाली जो सैलरी है? तो पाकिस्तान सोर्स इनकम्स को भी कोई प्रोविजन माफ करती है? कोई नहीं। वो जो प्रोविजन हमने पढ़ी हैं वो कौन सी इनकम्स को माफ करती हैं? फॉरेन सोर्स इनकम को। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम्स को हमने माफ नहीं करवाया। क्लियर? ओके चलें। वो अब्दुल्ला अब सफ़ा बांटे, किधर है अब्दुल्ला? बांट दिए? किसी को ना मिला हो, एक्स्ट्रा पड़े हैं तो बता दें। जरा बांट दें, किसी को ना मिला हो। दूसरी क्लास में हाथ खड़ा कर दें। मिल गया सफ़ा? जो आखिरी वाले भाई आपको मिल गया सफ़ा? ओके क्या हुआ भाई, वो क्लास क्यों कैंसिल हो गई है? अच्छा अच्छा मुझे बताएं ये क्वेश्चन अच्छा ये एक सवाल है, चंद पास पेपर्स को मैंने इसमें इकट्ठा किया है, तो ऑनलाइन वाले भी नीचे पीडीएफ की फ़ाइल अटैच हुई हुई है, उसी को यूज़ करें। किताब में ये सवाल बिला वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मोहम्मद असगर ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अंडर द नेम एंड स्टाइल, सवाल पहुंच गया सब तक? अंडर द नेम एंड स्टाइल असगर एंड कंपनी विच इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग सवाल किसी को ना मिला हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं सवाल ये सवाल एंड पे पड़ा हुआ है, ला के आगे दे दें। आप होने वाले को कह दो ना, आप खुद उठ के आ रहे हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने जी? 2468। लेट्स स्टार्ट जी। वर्किंग वन, इसमें देखो ये फीमेल स्टूडेंट्स की रोल इधर वो दे दो मार्कर। नहीं 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 देखना अंदर से, हाँ ये वाला। चलें जी, पहला सफ़ा छोड़ दें आप न्यूमेरिकल के फेस के लिए। बेशक 1.5 सफ़ा छोड़ दिया करें न्यूमेरिकल के फेस के लिए, 1.5 सफ़ा छोड़ दें न्यूमेरिकल के फेस के लिए, और वर्किंग वन से स्टार्ट करें। वर्किंग वन से चलिए, टाइम पे आ गया, न्यूमेरिकल शुरू होने लगा। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस। दूसरी क्लास में जा सकते हो, वो करीब से नजर आ जाएगा, देख लो जैसे भी। इट्स अप टू यू, योर डिसीजन। इनकम फ्रॉम बिजनेस, पहली 2 एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर दें। माशाल्लाह ये तो मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें क्या मसला है? पेजेस ले आए, एंड से पेजेस ले आए। कोई नहीं, आप बैग एंड पे लगा दो ना, आप लोग बैग एंड पे रख दो, एंड पे कर दो, उठाने की इधर जरूरत नहीं है, बैग एंड पे लगा दो। जी भाई दूसरी क्लास में चले जाओ। हाँ हाँ पॉज कर लो ज़रा वीडियो।
जी भाई माशाल्लाह, पहली एडजस्टमेंट होने लगी है। लेकिन इससे पहले न्यूमेरिकल के मुंह से कुछ पता चल रहा है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम। फेस से कुछ पता, दिल के अंदर देखना पड़ेगा झांक कर कि क्या क्या मसला है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? योर कंप्यूटेशन, साथ वाले की नहीं, योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ 2468,000 2468। के का क्या मतलब है? के का केजी, 2468 केजी, 2468,000 डन। पहली सवाल ये चाह रहा है सेल से न्यूमेरिकल शुरू करें या 2468 से? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहना चाह रहे हैं 2468 रुपीज इन 1000 में करो, इसका मतलब ये नहीं है। बस कह रहे 2468 से शुरू कर दो, आके आपकी मर्जी, आगे 3 सिफरे लगाने हैं, अंडे अंडे अंडों से खेलते रहने, हर एडजस्टमेंट में 3 अंडों से खेलना है, ये इसकी जरूरत नहीं है। 2468,000 से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, यानी रुपीज इन 1000 ऊपर लगा देंगे। ओके, इग्नोर द मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स होता था ना कोई सेक्शन जिसकी सेल 100 मिलियन की साल से ज्यादा है, इग्नोर कर दो उसको। शुक्र है तेरी मेहरबानी। कभी सवाल में देख लेंगे अगर लिखा हो कंसिडर मिनिमम टैक्स। शो चीजें जो छोड़ रहे हो, ये वो कर रहे हो, वो ये कर रहे हो, उन चीजों को आपने शो करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल पे हाथ फेर लें। वो देखें उधर बच्चे कितने अच्छा हाथ फेर रहे हैं। इसके बाद चलें जी, शुरू करें। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2468। चलें जी आगे। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में पड़े होने की वजह से माइनस हो चुकी है, इसे क्या कर दें? ऐड कर दें। जी कितनी? 21 है। नेक्स्ट जी, हमने एक अंदाजा लगाया है कि हमारा स्टॉक स्लो मूव कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, लिख लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। इसका मतलब होता है अंदाजे, अंडरलाइन करके लिखें, अंदाजे। अंदाजे माइनस करने की जरूरत नहीं होती, एक्चुअल खर्चा माइनस करने की जरूरत होती है। अंदाजे माइनस करने की जरूरत नहीं होती, एक्चुअल खर्चा माइनस करने की जरूरत होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या पड़ा हुआ है? कौन सा दाजा? अन वाला दाजा, अंदाजा पड़ा हुआ है। अंदाजे को उल्टा दें। किधर है आपका दोस्त, किधर है मास? अच्छा, उल्टा दें और 1800 को डिडक्शन नॉट अलाउड के तौर पे ले लें। प्रोविजन फॉर गला सड़ा स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़े होने की वजह से माइनस हो चुके, इसलिए इसको ऐड कर दें। ओके, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ है 676.5, ये इसको 677 कर लें। क्या राय दे देंगे आप? राउंड कर लें या ना करें? कर लेते हैं 677, राउंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, चुप रहे। तो 677 इसको कर लें। एक खर्चा पड़ा है एडमिन एक्सपेंसेस में, पेड टू लोकल होटल, पेड टू लोकल होटल ऑन सालाना ईद मिलन, ऑन सालाना ईद मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉइज एंड देयर बीवी बच्चे। एम्प्लॉइज और उनके बीवी बच्चों के लिए जो है वो सालाना ईद मिलन पार्टी हो रही है। आपकी क्या राय है? सालाना ईद मिलन पार्टी के खर्चे माइनस, खर्चे के तौर पे माइनस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। छुरी थले। अच्छा जी,
अब वो पूछना ये चाह रहे हैं कि ये खर्चा नॉट अलाउड क्यों है। आपने अगर चेंज करनी है तो लास्ट में आ जाए उधर, फिर कूलिंग नहीं है इधर, तो मैं पॉज कराता हूँ, चेंज कर लें अगर करना है। ओके अच्छा मोहतरम, इसमें आए, क्या ये जो एंटरटेनमेंट का खर्चा है, क्या ये इनकम टैक्स है? बोलें जल्दी, क्या ये इनकम टैक्स है? नॉट अलाउड में से जरा मैं ढूंढने लगा हूं, क्या ये कोई परचेजेस हैं या खर्चे हैं जिस पर टैक्स नहीं कटा? क्या ये कोई कमीशन है? नहीं, ये तो एंटरटेनमेंट है। क्या ये एंटरटेनमेंट एक्सीडिंग लिमिट्स है या मीटिंग्स ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह की इजाजत है? आप इधर कह रहे हैं लिमिट एक्सीड कर रही है, क्या लिमिट एक्सीड कर रही है? फैमिलीज को बुला लिया, अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि कमिश्नर को बुला लेते हैं, उसे कहते हैं कि कमिश्नर साहब आप खड़े हो जाएं, आप देखें कि एम्प्लॉई कितनी बोटी डाल रहा है और उसकी बीवी और बच्चे कितनी बोटी डाल रहे हैं, उसको फिर अलग अलग कर मैं बात करूंगा फिर आप, तो उनको अलग अलग करवाते रहें। तो अब आप ये कह रहे होंगे ये मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स शायद नहीं है, तो ये मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं है इसलिए ये अलाउड खर्चे हैं। ये मोहतरम अलाउड खर्चों की सिर्फ मिसालें हैं। अ डिडक्शन अलाउड शेल बी अलाउड इफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये कुछ उसने मिसालें दे दी हैं। जब भी याद रखिएगा एंटरटेनमेंट अगर लिमिट्स क्रॉस करेगी ना तो सवाल वाज़ेह तौर पे बताएगा कि एंटरटेनमेंट क्या कर रही है, लिमिट्स क्रॉस कर रही है। तो ईद मिलन पार्टी एक बिजनेस का, अच्छा वैसे बताइए ये जो एम्प्लॉयज इसमें आए होंगे ये बिजनेस से रिलेटेड है? अगर ये एम्प्लॉयज ना होते तो शायद ये ईद मिलन पार्टी हम वेले लोगों को बुला के करवाते, तो ये एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा है, जिस मर्जी नाम से खर्चा है, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउड है। वाज़े तौर पे ईद मिलन पार्टी कहीं नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा। एक बार याद रखिएगा जो चीज़ें नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रही ना, वो चीज़ें क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट अलाउड होती हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है मोहतरम कि एक बात याद रखिएगा, नॉट अलाउड की लिस्ट लॉ ने दे दी। किसकी लिस्ट दे दी लॉ ने? जो लिस्ट नॉट अलाउड की दे दी उसके अलावा बाकी सारे खर्चे बाय डिफॉल्ट क्या समझे जाएंगे, अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड समझाएंगे। मिसाल के तौर पे पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि एक बंदा है उसने रिश्वत दी है, बिजनेसमैन ने किसी को रिश्वत दी है और रिश्वत दे के काम कराया है। भाई इस क्लास में उनको पेज दिए हैं। एक बंदा है उसने रिश्वत दी है बिजनेसमैन ने और रिश्वत दे के उसने काम करवाया। तो मुझे बताएं कि क्या रिश्वत एक्सपेंस खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अब कहां लिखा हुआ रिश्वत नॉट अलाउड है? बोले अलाउड होगी या नॉट अलाउड होगी? अलाउड होगी। अगर नॉट अलाउड है तो मुझे पॉइंट बताएं कौन सा वाला आप लगाएंगे। भाई ये तो कोर्ट्स ने डिसाइड किया है कि रिश्वत बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, यानी अलाउड होगा, माइनस करने की इजाजत है। कौन सा वाला पॉइंट लगाओगे? जरूरी बिजनेस के लिए किया ना। अगर बिजनेस ना करते, अगर बिजनेस ना कर रहे होते तो खर्चा, जल्दी बताओ, अगर बिजनेस ना करते तो ये रिश्वत, अब कर रहे हैं तो दे रहे हैं ना। भाईजान रिश्वत अलाउड है ना, मैं बता रहा हूं। अब या तो आप लोग पढ़ा लो, अगर आप पढ़ाना चाह रहे हो तो मुझे बता दो सेक्शन 21 में किस पॉइंट के तहत नॉट अलाउड है? ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा चलो आगे चलते हैं, चलते जो अब आपके कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं, जंग उतरता जा रहा है। अच्छा अगली बात, मिसाल के तौर पे एक ऐसा खर्चा आ जाए पेपर में कि मोहतरम हमारी कोई ज़मीन थी, उस पर झगड़ा शुरू हो गया, हमने गुंडे कराए, फी गुंडा लाख रुपए दिया, 3 लाख रुपए 3 गुंडों को दिए। वो 3 लाख रुपए बिजनेस का खर्चा होगा, होगा खर्चा, बिजनेस में खर्चे होते हैं ऐसे। वो खर्चा माइनस करने की इजाज़त होगी या नॉट अलाउड की लिस्ट में आ रहा है? भाईजान एक रूल याद रख लें, नॉट अलाउड की लिस्ट में जो चीज़ नहीं आ रही वो अलाउड है। ये बात कहीं लिख लें, जो चीज़ नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रही वो क्या है, अलाउड है। इसलिए लिख लें रिश्वत एक्सपेंस भी अलाउड है, गुंडे कराना भी अलाउड है, सब अलाउड है। हाँ जी, लॉफुल काम तो नहीं कर रहे हम, इलीगल काम है दोनों, लेकिन उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहीं ऐसी बाइफर्केशन पढ़ी थी कि लीगल इलीगल? जी पूछे कौन सा, जो भी पॉइंट आपके दिल में आ रहा है लगवाना वो लगवाएं मुझे, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से। तो जी मोहतरम
ऑब्जेक्शन क्यों लगाएगा? कमिश्नर से हम बताएंगे किस पॉइंट के तहत तुम नॉट अलाउड कर रहे हो। चलिए ऐसा करते हैं, आज जो नॉट अलाउड खर्चे हैं ना उनकी लिस्ट पढ़ लेते हैं, उनके अलावा वाले सारे अलाउड हैं, चाहे वो दिखने में अच्छे हैं या बुरे हैं। टैक्स अगर पे कर दिया, इनकम टैक्स अलाउड है नॉट अलाउड है? अगर खर्चे वगैरह टैक्स काटे बगैर पे कर दिए नॉट अलाउड है। आगे चलें, कमीशन वगैरह पे कर दिया किसी ने, एटीएल लिस्ट वगैरह, ये तो अलग बातें हैं, ये भी रिवाइज करेंगे किसी दिन जी। एंटरटेनमेंट के खर्चे अगर लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं तो, अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या ज्यूम करेंगे? लिमिट्स क्रॉस करें, लिमिट्स के अंदर हैं, लिमिट्स के अंदर हैं। अगर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है नॉट अलाउड, और रिकग्नाइज में अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं हुए तो भी नॉट अलाउड। फाइन टू गवर्नमेंट नॉट अलाउड। घर के खर्चे, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को खर्चे दे रही है, कैश में खर्चे पे कर रहे हैं नॉट अलाउड। 25,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में पे कर दी नॉट अलाउड। नेक्स्ट, कैपिटल नेचर का खर्चा, प्लांट मशीनरी को खर्चे में डाल दिया नॉट अलाउड। सेल्स प्रमोशन का खर्चा ऐसी कंपनी करे जो फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है, अलाउड नॉट अलाउड। अगर एक्सीड कर रहा हो लिमिट्स तो नॉट अलाउड। और कोई बिजली के बिल के साथ अगर कभी खुदा ना खासा पेपर में लिखा जाए लिमिट्स क्रॉस करे तो वो भी क्या होगा? ये किसकी लिस्ट है? तो आपने पेपर में कौन सी लिस्ट याद करनी है? इसके अलावा बाकी सारे खर्चे अलाउड हैं। तो बिजनेस के लिए ही मुलाजमीन को ईद मिलन पार्टी कराई, बिजनेस के लिए ही रिश्वत दी, बिजनेस के लिए ही गुंडे कराए, ये सारे काम किस वजह से किए? बिजनेस। दैट्स व्हाई दीज आर ऑल अलाउड। इफ यू स्टिल हैव एनी ऑब्जेक्शन, दीज आर ऑल अलाउड। ओके, वापस आ जाइए जिथे दी। ईद मिलन पार्टी, इसको अलाउड में डाल दें नॉट अलाउड में? अलाउड में डाल दें। इंटरटेनमेंट के बारे में ना अगर लिखा हो कि लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, या ईद मिलन पार्टी ऑफ फैमिली मेंबर्स लिखा होता, फिर क्या कर देते? क्यों क्यों? वो तो पर्सनल एक्सपेंडिचर बना है, लेकिन ईद मिलन पार्टी ऑफ फैमिली मेंबर्स लिखा हुआ है या ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ है? चलें जी। खर्चों में पड़े होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है। टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया एम्प्लॉइज को खाना खिला दिया, खिलाते रहा करो। ओके अच्छा जी, प्लीज जिस जो आप बोलेगा मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा, इसमें इन बातों की वजह से क्लास का टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है सारा, तो खामोश रहें। नंबर 2, डोनेशंस। डोनेशंस ऑफ मैं पढ़ लूँ, अपना फतवा अपने पास रखें। डोनेशन ऑफ 1000 टू अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। डोनेशन ऑफ ₹1000 टू अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। चैप्टर 6। Donation is made to approved non-profit organizations. 40% of this amount was donated to an organization which is listed in 13th schedule. It means कि 40% 13th शेड्यूल वालों को डोनेशन दी है और बाकी 60% इनको दी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? चाहे इनको डोनेशन दें, चाहे इनको डोनेशन दें, चाहे ये हो डोनी, चाहे ये हो डोनी, दोनों हैं तो डोनी। तो दोनों डोनी डोनीज की लिस्ट में आ रहे हैं, तो अगर डोनी डोनी की लिस्ट में आ रहा है तो डोनी डोनी को अलग करने का कोई फायदा? पागल एग्जामिनर ने हमें परेशान किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस ठीक है, बस नॉन प्रॉफिट इदारों को भी डोनेशन दे दो, उनको भी डोनेशन दे दो, कोई मसला नहीं। ऑल डोनेशंस आर मेड इन क्रॉस चेक, अल्लाह का शुक्र है, तो कोई मसला नहीं। अच्छी बात है यार बबलू, ऑल डोनेशंस आर मेड बाय यू इन क्रॉस चेक, बहुत अच्छा किया आपने, सारे डोनेशंस आपने क्रॉस चेक में दे दी। इस पे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे घर आके आपके। ओए बिजनेस के खर्चों में डोनेशन डाल दिए,
एतराज तो हमें इस बात पे है, एतराज हमें किस बात पे है? बिजनेस के खर्चों में डोनेशन डाल दिया है। क्या प्रॉफिट तक पहुंचते हुए बिजनेस के खर्चों का पार्ट बनके डोनेशन माइनस होनी चाहिए, या डोनेशन तो टैक्स लायबिलिटी के भी बाद माइनस होगी? तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए खर्चों का पार्ट बन के माइनस होनी चाहिए थी या नहीं? अब क्या कर दें, इसको ऐड करके रीक्लासिफाई लिख दें। अल्लाह आपका भला करे, लाल और सब्ज निकाल, ज्योमेट्री दी आपको, इस तरह नहीं कहते बड़ों को, कहो मुझे नहीं मिल रही, मैं देखता हूं। अच्छा, तो इसके साथ हमने कौन सा लफ्ज लिखना है? रीक्लासिफाई। क्या लिखें जी, इधर बोलें। डोनेशन कितनी जी? 1000। इससे क्या करना है? रिक्लासिफाई करना है। भाई उधर कूलिंग सही है? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। सारे एसी चल रहे हैं? ठीक है। इधर किसी को गर्मी लग रही है उधर जा सकते हैं। आगे पढ़ें जी। अगली एडजस्टमेंट, अगली एडजस्टमेंट, जल्दी जल्दी है, फारिग करें साथ साथ चीजें। घर वालों ने सीए करने भेजे, जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी 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 जल्दी। एन एक्सपेंस ऑफ 6.5 लाख पेड एज एन इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स द परचेज प्राइस ऑफ अ प्लॉट। हमने एक प्लॉट लिया है, उसकी मुझे लग रहा है कोई किस्त जमा कराई है, तो प्लॉट की किस्त, प्लॉट की किस्त सेक्शन 21 हम आपके पास आ रहे हैं। मरहबा मरहबा मरहबा, आए 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 हमारे पास। सेक्शन 21 हमने आ जाने। मरहबा मरहबा मरहबा, आए आए आए। सेक्शन 21 आप तो आए ना, आप पहले आए। हो एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, ये तो फिक्स्ड एसेट टाइप खर्चा है। प्लॉट की इंस्टॉलमेंट या प्लॉट की किस्त या पूरे प्लॉट की कॉस्ट, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर देन इट इज नॉट। हाउएवर डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, लेकिन प्लॉट पे डेप्रिसिएशन ना निकालने लग जाइएगा। प्लॉट तो जो है वो लैंड टाइप चीज है, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगी। जी मोहतरम, बोले बोले। इंडस्ट्रियल प्लॉट से आपको क्या फील हो रहा है कि इस प्लॉट को अब हमने लेना है, शायद इस पे हमने फैक्ट्री बनानी हो या कुछ ऐसा करना हो? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ इस प्लॉट को खरीद के आगे किराए पे दे दिया है ना? 6 टीचरों। ओके, प्लॉट की इंस्टॉलमेंट 650। सही है अकरम? तेरा दोस्त किधर है? आपका दोस्त किधर है? हाँ, कब से मसला है उसके साथ ही? ओके, आगे चलें। आपके दोस्त आए, उनके साथ बैठा करो। परचेज ऑफ गोट्स, परचेज ऑफ गोट्स, ये रिकॉर्डिंग हो रही है? खैर है। परचेज ऑफ गोट्स वर्थ रुपीज 2,85,000 फॉर सेक्रीफाइस ऑन वडीन। द पेमेंट वॉज मेड थ्रू क्रॉस चेक। वो जो बंदा बेच रहा था मंडी में, उसने कहा भाई जी ने चेक से पेमेंट लेगा अपन, तेरी ऐसी की तैसी, पैसे पुसे नहीं लगेगा, कायदे आदम पे नहीं चलेगा, चेक बना के दो हमें। ओके जी, बताएं भाईजान, ये ईद उल अजहा का खर्चा बिजनेस का खर्चा है या आपका जाती खर्चा है? भाईजान घर के लिए आप या वैसे आप जो है, अच्छा कल कल को अकीके के लिए हो जाने। परचेज ऑफ गोट्स, और कुछ बच्चों का अकीका वालिदैन ने नहीं किया होता, बड़े होकर अपना अकीका खुद कर रहे होते हैं। आप भी, आपका तो हुआ वैसे, लेकिन अगर किसी का नहीं हो तो कर ले, भी बलाएं टल जाती हैं। परचेज ऑफ गोट्स वर्थ, सच्ची बता रहा हूँ, 2,25,000 फॉर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा। जी मोहतरम बताएं। मोबाइल बेच के गाय में हिस्सा डाल दें, अकीका हो जाएगा आपका। जी हुआ होगा, आज जाके घरों से पता चल लीजिएगा, अगर लड़का है तो 2 हिस्से, ठीक है? चलें चलें चलें। ओ भाई गल हो रही, तो गल सुने, अगर तू पढ़ाई की बातें सुन रहा होता है इधर ले। जी जी बोले 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 बोले। परचेज ऑफ गोट्स 225। माशाल्लाह उन्होंने पैसे दिए तो 2-2 लाख की बकरे भी खरीद रहे, ठीक है, कारोबार है इसमें इतना।
6.5 लाख के जो प्लॉट खरीद रहे हैं उसे बकरे खरीदते हुए भी खुला दिल कर रहा है वो। ठीक है, ओके। कमाल है यार, तूने एक कदम और उठाया, तूने इस क्लास में आ जाना है, अब तूने पीछे कर लिया कदम। अच्छा, येलो शर्ट, हाउ आर यू? हाथ हिला दें। चलें जी आगे, चलें 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 चलें। किसी के दिल में तो नहीं आ रहा कि ये जी जी सर, जी, अगर ये गोट्स, पूछो पूछो। अगर ये कुर्बानी बिजनेस को बुरी नजर से बचाने के लिए करते हैं, ईद उल अजहा का मतलब ही ये है कि भाई इस क्लास वाले इसलिए हंस रहे हैं कि भाई फरमा रहे हैं कि कुर्बानी में नीयत ये की है कि बिजनेस बुरी नज़र से बचेगा। तो भाईजान ये तो अल्लाह का हुक्म समझ के आपने करनी है, ये नीयत के अंदर गड़बड़ आप शामिल कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे नीयत उसकी अच्छी है, तो नीयत वही है जो है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली, ये वो वाली नीयत में खोट ना डालो। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम। ना ना ना, दूसरी लाइन में बातें ना कर उसके साथ। एन इंश्योरेंस प्रीमियम of 2 lakh paid to a registered insurance company for the health insurance of असगर and his dependents। जी असगर ने अपनी कोई हेल्थ इंश्योरेंस टाइप करा ली है, हेल्थ इंश्योरेंस है ये, तो मना भी किया था इसे मैंने, आपने भी मना किया होगा। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा तो नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का तो एक और बेनिफिट मिलता है ना, एक बार याद रखिएगा, जिन चीज़ों के कुछ और बेनिफिट्स हैं ना उनका फिर अच्छा चलें चिनमिन कर लें, जल्दी चुप हो जाते हैं। अच्छा, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो है ना, क्या बेनिफिट अवेलेबल है हमारे लॉ में? हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो इसने क्या कर दिया है, ओए हुए हुए एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा। इज इट बिजनेस का खर्चा और रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट? बिजनेस के खर्चे के तौर पे ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्या लिखूं इधर बोलो? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस लाल, री क्लासिफाई करना है। मार मार के लाल कर देना, चुप कर जी बोले 200। हाथ वाले को तंग ना किया करें। एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी, कर लें बात, खुला टाइम है। एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी कहती है कि तुम अच्छे बुजुर्ग बनते हो, आज मैंने एक बुजुर्ग को देखा वो हवा में उड़ रहा था। तो शोहर ने कहा अल्लाह की बंदी वो मैं ही था। कहती है कि ओहो मैं भी कहूँ टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। तो आगे बढ़ें जी, अगला बोले ट्राई करें, अगला बोले ट्राई करें। अलाउड है जूता, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी अमाउंटिंग टू ₹4 लाख विच वॉज इशूड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। शुरू होने से पहले के खर्चे हो सकते हैं, इसने कोई नया कारोबार शुरू किया हो, चलते चलते किसी बिजनेस में 2-3 जगह बंदा हाथ डाल देता है, तो इसने किसी बिजनेस में हाथ डाला हो तो वहाँ बिजनेस शुरू करने से पहले इसने खर्चा किया है। पहले ज़रा हम जाके देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडी टेंजिबल है, इंटेंजिबल है या क्या चीज़ है। तो अगर हम चैप्टर 8 में जाएं तो चैप्टर 8 के अंदर हमें मिलेगा, बबलू मिलेगा, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, पेज 148। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स फिजिबिलिटी स्टडी। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में पढ़ा हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी। आप मुझे बता दें, डज फिजिबिलिटी स्टडी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? यस,
इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कई साल फायदा दे। अकाउंटिंग वाले सर मुझे नहीं पता क्या करवाते हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि इसको 5 सालों पे अमोर्टाइज करो। टैक्स वाले जिस चीज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डलवाएं ना, जैसे बिल्डिंग को, सॉफ्टवेयर को, लाइसेंसेस को, तो उस चीज़ को जिसको टैक्स वाले होली होली खर्चे में डलवाएं, वो चीज़ याद रखिएगा कैपिटल नेचर का खर्चा कहलाती है। और कैपिटल नेचर का खर्चा होने की वजह से फौरन माइनस करने की इजाज़त नहीं है। वो जो रूल हमने पढ़ा था, कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा अगर हम कहां डाल दें, बोले बोले बोले, कोई भी कैपिटल नेचर की चीज अगर हम कहां डाल दें, एक्सपेंसेस में डाल दें, तो क्या रूल पड़ा था, क्या रूल पड़ा था आज? बिल्डिंग बॉट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, सॉफ्टवेयर बॉट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, feasibility study construction of prototype done but wrongly recorded as an expense। इसकी कॉस्ट को उल्टा देंगे और इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। प्लॉट इंस्टॉलमेंट पेड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज एन, इसकी कॉस्ट को उल्टाया था ना अभी, डेप्रिसिएशन तो इस वजह से माइनस नहीं कर सकेंगे कि प्लॉट तो लैंड टाइप चीज है, तो उसकी डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्लॉट वाली एडजस्टमेंट भी इसी रूल के मुताबिक अभी मैंने उल्टाई है। और दूसरी कौन सी एडजस्टमेंट है अभी? फिजिबिलिटी स्टडी। तो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सेक्शन 22, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, बला बला सेक्शन 24 एंड प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर सेक्शन 25। तो फिजिबिलिटी स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, और तीसरा कौन सा है? सैंपल है, ट्रायल प्रोडक्शन। इनको आपने हमेशा पेपर में क्या लेना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जस्ट लाइक आपने समझना है बिल्डिंग है, कोई सॉफ्टवेयर है कोई, और एकदम अगर वो कह दे कि ये खर्चा मैंने कहां डाल दिया, खर्चों में, तो आपने कहना ना 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 ना, इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट। इफ इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट देन इट शुड बी, वो बोल रहे हैं, देन इट शुड बी चार्ज इन एक्सपेंसेस होले होले या फौरन। ओए होए, cost of 4 lakh is included in admin and selling। क्या माइनस होनी चाहिए थी? क्या करें अब इसको? खर्चों में जो चीज पड़ी हुई है उसको उल्टा कैसे सकते हैं? अच्छा, इसकी कोई रिक्लासिफिकेशन ना अलग जगह जाके नहीं करनी, इसको इधर ही बस रिक्लासिफाई करके लेस कर दें। तो इसलिए इसके लिए रिक्लासिफाई पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ऐड कर दें और उसकी अमोर्टाइजेशन इधर लेस कर दें। फिजिबिलिटी स्टडी 400, नहीं नहीं नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं लगाने। जिस तरह सॉफ्टवेयर वगैरह की कॉस्ट को उल्टा के उसकी क्या माइनस करते थे? अमोर्टाइजेशन। जी, माइनस क्या कर दें? टैक्स वालों की 400 इंटू 20% समझ लें या 5 साल समझ लें, जो भी आपको पसंद है। 20% कितना? 80। एक बात का जवाब दें, अगले साल क्या करेंगे? अगले साल क्या करेंगे? सिर्फ 80 माइनस करेंगे अगले साल के न्यूमेरिकल में। क्यों? क्योंकि 400 तो जब खरीदते हैं एक ही दफा खर्चे में डाल देते हैं ना अकाउंटिंग वाले, तो अकाउंटिंग वाले शायद इसको फौरन खर्चे में डाल रहे हो। अगले साल 400 को उल्टाना पड़ेगा। अगले साल सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ 80 को लेस करेंगे। इस तरह भी एक दफा ICAP में टेस्ट हुआ है ये, कि अगले साल सिर्फ आपने 80 लेस करना है। लेकिन वो कब होगा? जब इस साल नहीं, किसी पिछले साल खर्चे में डल गया हुआ है और अब हमारे साल सिर्फ आपने अमोर्टाइजेशन माइनस करनी है। लेकिन हमारे सवाल में ऐसा मसला नहीं है, हमारे सवाल में हमारे साल ही खर्चे में डला है, तो उल्टा दें। उल्टा के क्या माइनस कर दें? इसकी अमोर्टाइजेशन। तो 2 चीजें बच गई हैं जिनको न्यूमेरिकल के एंड पे आपने मुझे याद कराना है। नंबर 1 डोनेशन एंड नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस।
डोनेशन का सेक्शन 61 वाला टैक्स माफ होगा और हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्शन 62A वाला टैक्स माफ होगा। क्लियर? यार खर्चों में से आपने चीजें कैसे उल्टाई थी? ऐड करके। अब अगर इनकम्स में चीजें पड़ी हैं तो कैसे उल्टाएंगे? लेस 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 करके। बोले जरा, लेस 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 लेस। ठीक है फान भाई जो घर बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, अदर इनकम इंक्लूड, उन्होंने कहा था मुझे आपने याद रखना है, अदर इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000। इंटरेस्ट इनकम जरा रिवाइज कराते हैं, कुछ जल्दी तो नहीं? 3 घंटे आपके जब ले लिए तो ले लिए, फिर वो 3.25 घंटे ही हो सकते हैं, 2.25 नहीं हो सकते। ये इतनी ये ज्यादा नहीं होगी आपके साथ कि 3 घंटे मांग के 2.25 में फारा कर दें आपको। अच्छा वो कौन सा है, क्या है, क्या हम जा रहे थे, क्या कहना चाह रहा था मैं? इंटरेस्ट। कौन सा चैप्टर? अदर सोर्स। इंटरेस्ट, तो ये तो सैलरी का चैप्टर है। इंटरेस्ट इनकम, ये सेक्शन 7B में आपको डायग्राम बनवाई थी। अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं बैंक से, गवर्नमेंट से, एम्बुलेंस आ गई तो तीसरे नंबर पे, या नेशनल सेविंग स्कीम से, अगर आप इन तीनों में से किसी से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, इधर देखो, अगर हम इन तीनों में से किसी कहीं से इंटरेस्ट कमा रहे हैं और इंटरेस्ट 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, अगर इंटरेस्ट 50 लाख तक मिला है तो फाइनल रिजीम, तो फाइनल। और अगर इंटरेस्ट 50 लाख से ज्यादा मिला है नॉर्मल रिजीम। और अगर इंटरेस्ट इन तीनों के अलावा किसी और से मिला है, मिसाल के तौर पे किसी इंडिविजुअल से कमाया हो, कुछ और हो, तो इंटरेस्ट कहां जाएगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। क्लियर? अच्छा, इस बुनियाद के ऊपर अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। जादू वो जो साथ साथ चढ़े, तो ये साथ साथ आपको जादू चढ़वा रहा हूं। दबा दूं ऑल टैप? दबा दिया। ऑल टैप ये होता है, ऑल टैप। आप समझे? पता नहीं कुछ बताने लगे हैं। तो अदर इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000। अच्छा एक काम तो पहले किया करें, ये ना आगे ना पढ़ा करें सर, हम तो पीछे वाला भी नहीं पढ़ते। अच्छा आगे ना पढ़ा करें आप, जो है वो पहले इसको उल्टा दिया करें, जो पढ़ा है उसको उल्टा दिया करें। उल्टाएं जी, उल्टाएं 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 उल्टाएं। इंटरेस्ट इनकम को उल्टा दें। कितना जी? 5,10,000। उल्टाना कितना है? उल्टाना जो पढ़ा है, नहीं 5,10 नहीं, हर टाइम में 5,10 उल्टाया करेंगे। उल्टाना कितना है? जो पढ़ा है। अम्मी कहें बेटा ये दूध का जग खराब हो गया, उल्टा लाओ, क्या उल्टा के आएंगे? जो पढ़ा है, जो पढ़ा है। उल्टाना कितने? जो पढ़ा है। अच्छा समझ आ रही है बात क्या हो रही है? ये ऐसा ना हो कि बस गेन ऑफ 6,60,000, उल्टा दें इधर देख रहे हैं ना, उसकी अलाइनमेंट मुझे सही नहीं लग रही होती क्लास में। ये सौ आंखें इस 660 पे पड़े, इसने तो नीचे गिरना है। ट्राई करें इसको, देखिए। अच्छा गेन ऑफ 660, गेन ऑफ 660 उल्टा दें। ये गेन ऑन शेयर्स है ना मेरे ख्याल से, गेन ऑन शेयर्स कितना? 660। I wish there would have been so many लाल। कितना कल कर रहे हैं? कर होगी बात? भैया बात कर ले कोई।
उल्टा दें, उल्टा दें। ना 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 भाई 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 संजीदा होकर नहीं बैठना। मुझे ये सोच सोच के होल उठ रहे हैं, कल भी मैंने ये पढ़ाना है, 9 से 12 बच्चों को बुलाने, यही पढ़ाना है सारा। तो मेरी टेंशन ना लो आप एक ही दफ़ा आप तो पढ़ रहे हो, आप तो रिलैक्स हो, आपको तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अच्छा जी आगे चलें। तो ये 2 दफ़ा हमने क्या कर दिया, उल्टा दिया। एक क्या उल्टाया, इंटरेस्ट इनकम, और दूसरा गेन ऑन शेयर्स। इंटरेस्ट उल्टाया तो अदर सोर्स में डालना नहीं डालना ये अलग बहस है, और गेन उल्टाया कैपिटल गेन में डालना नहीं डालना ये अलग बहस है। अब जब डालना होगा या रिक्लासिफाई करना होगा उस वक्त देख लेंगे इनके क्या रूल्स हैं। लेकिन अगर वो डाटा अवेलेबल है तो वर्किंग करके चले जाते हैं, ताकि उस वर्किंग को हम बाद में यूज कर लें, जैसे लोग हमें यूज कर सॉरी। तो इंटरेस्ट इनकम है 5,10,000 ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। बहरहाल जहां ना भी लिखा हो, यहां तो लिखा हुआ था ना, ये नेशनल सेविंग या डिफेंस सेविंग होता है। ओके अच्छा, वो जो ये 247 पे, अच्छा जो 246 पे डिफेंस सेविंग लिखा हुआ है ना, ये असल में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई एरियर में इंटरेस्ट मिले। तो कोई एरियर में तो 4-5 सालों का इकट्ठा मिला नहीं, तो इसलिए इधर सोचने की इतना ज़रूरत नहीं कि 2-4 सालों का इकट्ठा मिला। वो तो तब लगेगा जब 2-4-6 सालों का कभी इकट्ठा इंटरेस्ट मिला हो। अभी 2-4-6 सालों का इकट्ठा नहीं मिल रहा, बल्कि क्या हो रहा है, बस एक ही दफ़ा मिल रहा है। तो बस एक ही दफ़ा मिल रहा है, बस मैंने टैक्स लगाना है। चलें जी, द अमाउंट वॉज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ 50,000। ये तो एडजस्टमेंट मैंने आपको कई दफ़ा करवाई भी है, ये एडजस्टमेंट में अब मैं करवा देता हूँ आपको। जगह पता नहीं कहाँ बचेगी, तो चलें यहीं ट्राई कर लेते हैं, शायद जगह बच जाए। वर्किंग नंबर 2, इंटरेस्ट इनकम। कंट्रोल एन, चलें जी, वर्किंग नंबर 2 कौन सी जी, इंटरेस्ट इनकम। यही एक दफा डिस्कस हुई भी है आपसे। द ट्राई करें, द 5-10 ट्राई करें, कुछ नहीं होता। क्या कहने घर वालों ने, निकाल ही देंगे ना, अच्छी बात है, कहीं जाके पढ़ लेंगे आप। द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1 इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ एंड ज़कात ऑफ 50। 5-10 है नेट अमाउंट, हमें ग्रॉस गिवन नहीं है। ग्रॉस से मुराद घास नहीं है, ग्रॉस माइनस जो भी अमाउंट होगी ना ग्रॉस, उसमें से क्या कटा होगा। यार ये कैलकुलेशन 2 दफा क्लास में करवाई हुई है, ऐसा ना करें। माइनस टैक्स एट 15% ऑफ ग्रॉस अमाउंट और माइनस ज़कात, ऐसा ही है। चलें, तो अब आप मुझे बता दें सवाल में क्या गिवन है। 5,10,000। लेट्स अज्यूम दैट ग्रॉस अमाउंट इज x माइनस 15% ऑफ x माइनस 50। जाके देखें ज़कात गिवन है। ये कैलकुलेशन कितनों को याद आई है, तो दोबारा अंग्रेजी पढ़ लें, शायद याद आ जाए। The 510 is net of 2 things. The 510 is net of 2 things. आपकी जेब में 8 रुपए पड़े थे, आपकी जेब में 8 रुपए पड़े थे। आपने कहा अम्मी दिस इज नेट ऑफ 1 रुपए की एक लेयर्स एंड 1 रुपए के बिस्किट। तो सुबह कितने फिर आपकी जेब में होंगे, 10। ग्रॉस में से आपने खर्चे माइनस किए, शाम को आपकी जेब में नेट पड़े हुए थे 8। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। द इंटरेस्ट इज नेट ऑफ 2 थिंग्स। इसी तरह कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, द इंटरेस्ट इज नेट ऑफ 2 थिंग्स। और वो जो 2 चीजें हैं वो क्या हैं। अच्छा मुझे कैसे पता है ये अमाउंट ग्रॉस से है या नेट है।
द इज नेट, ट्राई करें, द इज नेट। उस क्लास से आवाज नहीं आ रही मुझे, द इज नेट। वो किधर गई चलो शर्ट वाला बंदा? अच्छा, द अमाउंट इज नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ 50,000। चलें जी, एक्स कितना आ रहा है? 659। What is this? Gross amount। अब आप जरा मुझे बता दें कि ये ग्रॉस जो डिविडेंड आया है 659, या डिविडेंड जैसी चीज है इंटरेस्ट इनकम, उधर डिविडेंड इनकम पे भी इसी तरह करते थे। और ये कौन सी इनकम है? डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है? इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम कितनी आ गई हमारी? 659। अब अगर मैं जाके देखूं, कहां पे जाके देखूं? मैं जाऊं न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, और न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में देखूं तो आपने मुझे बताना है कि ये फिगर्स कहां कहां आनी है। 659 आया, और क्योंकि ये 50 लाख से कम है इसलिए ये अमाउंट फाइनल टैक्स रिजीम होगी या नॉर्मल टैक्स रिजीम? फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल 50 लाख से क्या भूल गया, 50 लाख से ज्यादा है, कम है? ज्यादा कैसे है, मुझे देख लेने दें। ये 6,59,000 है ना, तो 5 मिलियन से, तो जब 5 मिलियन से कम है तो फिर क्या है, नॉर्मल टैक्स रिजीम है या फाइनल टैक्स रिजीम? फाइनल टैक्स रिजीम। इफ इट इज फाइनल टैक्स रिजीम तो देखते रहिएगा 659 ने कहाँ आना है। अगर आप मेरे से कहीं ये 659 क्या है तो मैं कहूंगा ग्रॉस अमाउंट। अगर आप एक और चीज मुझे निकलवाना चाहें इसके ऊपर टैक्स, तो वो 659 इंटू 15%, कितना? ग्रॉस अमाउंट पे रेट लगता है ना, 99। अब ये फिगर्स कहां कहां आनी है ये जरा देखते रहे। 659 क्या है? ग्रॉस डिविडेंड, सॉरी ग्रॉस इंटरेस्ट अंडर फाइनल टैक्स। 99 क्या है? उस पे टैक्स। और ज़कात कितनी है? 50। ये सारी फिगर्स कहां आनी है? अब आपने न्यूमेरिकल का फॉर्मेट देख के बताना है। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स एनटीआर, अदर सोर्स एफटीआर, डिविडेंड या प्रॉफिट ऑन डेट। यहां कितना आएगा? 659। इधर अटेंटिव है, इधर अटेंटिव है। 659 यहां ऐड होगा, फिर दोबारा 659 यहां, किधर किधर किधर, ये। इसके बाद ज़कात 50 वाली यहां लेस होगी। इसके बाद वो जो 99 रुपीज आपने निकालने हैं उसका क्या करना है? 99 टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऐड होंगे, और 99 टैक्स डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट के नाम से दोबारा माइनस हो जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? लेकिन इस सबको अभी मैं कैसे लेके जाऊं? अभी तो मैंने न्यूमेरिकल का फेस बनाना है, तो इसलिए इस सबको अभी मैं कहीं नहीं लेके जा सकता। बट मैंने अल्लाह का शुक्र है वर्कआउट करके रख लिया। जैसे ही चीज़ें मिली, सब्जियां काट के रख ली हैं, जैसे ही गैस आई हमारे घर में इंशाल्लाह हांडी में डाल देंगे। नोट कर लो। असल में हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम 2-3 न्यूमेरिकल कर लें, हमें 3 घंटे लग जाए बेशक, चाहे एक न्यूमेरिकल करें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रिवाइज कर करके करें। अच्छा, मुझे बस ये याद करा दें कि ये नॉर्मल रिजीम है या फाइनल टैक्स है, ये कैसे पता चलेगा? 50 लाख से, इसलिए कौन सी रिजीम है? फाइनल टैक्स रिजीम। चलें जी आगे बढ़ें। एक और वर्किंग करनी है, करके चले जाएं। गेन ऑफ 6,60,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन आकाश प्राइवेट लिमिटेड इन नवंबर 2001। इन नवंबर 2001, हम 2002 है ना, मेरे ख्याल से ये 2022 में सवाल आया था, तो ये 2022 ही बनेगा। ये 2022 इससे मुराद होगा, इसको ना 2022 हम मुराद लेंगे, 2022 मुराद लेंगे। अच्छा, तो ये कौन सा बना? 2021। समझने के लिए
gain of 6,60,000 on sale of shares in Akash Private Limited. 60% of the shares in Akash are owned by federal government. 60% shares जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने इसके बाय किए हुए हैं. आकाश कोई कंपनी है. पहले तो बात समझें कि मैं कौन हूं. अब्बास, असगर, असगर. मैं कौन हूं? असगर. बोले मैं कौन हूं? बोले मैं कौन हूं? असगर. मैंने किसके शेयर खरीदे? पीटीसीएल के, नेस्ले के या आकाश के? आकाश कौन है? जो खुद बिक चुका हुआ है. उसको किसने खरीदा हुआ है? फेडरल गवर्नमेंट ने. कितने परसेंट शेयर्स? अब नाम पे नहीं जाना, नाम धोखा है. प्राइवेट लिमिटेड यहां लिखा हुआ है, नाम धोखा है. आकाश को बुलाना है और आकाश के ऊपर कुछ टेस्ट लगाने हैं. आकाश के ऊपर कुछ टेस्ट लगाने हैं. आकाश, क्या आकाश कंपनी के 50 या उससे ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए? तो इट इज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी तो इसका गेन प्राइवेट कंपनी के तौर पे नॉर्मल रजीम में जाएगा या सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक? सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक. अच्छा, पढ़ते पढ़ते चीजें याद आ रही हैं कौन सा हेड है और क्या है? ओके, मेहरबानी. ये अपने बच्चों पे बहुत एहसान करें. आमीन बोले, आमीन. अच्छा जी, आप बताएं मोहतरम कि रिक्लासिफिकेशन कर लूं या फिर न्यूमेरिकल के फेस पे करूं? वर्किंग खोल के चले जाएं. वर्किंग खोल, जैसे वर्किंग 2 खोली है तो वर्किंग 3 खोल के चले जाएं. वर्किंग 3 खोल के चले जाएं. किस नाम से? क्या 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 क्या? इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स रेजिम या सेपरेट ब्लॉक? सेपरेट ब्लॉक. क्योंकि किसके शेयर्स हैं? पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं. दिखने में कंपनी का नाम प्राइवेट लिखा हुआ है, लेकिन हमने कौन सी, ये कोई गया क्लास छोड़ के गया, टीए गया, कोई बच्चा जाने लगा ना मुझे बताइएगा, उसके जूते उतार के रख लेंगे. अच्छा जी, बोले भाई, गेन आया या गेन निकला हुआ है? गेन निकला हुआ है. भाई कह रहे हैं गेन निकला हुआ है, तो बुला लो उसको. आपका जो साथ वाला है ना, अगर उसके पास एक नई किताब है तो उसकी किताब में एक सफ़ा है, उसकी किताब में एक सफ़ा है जो सफ़ा कहता है कि सिक्योरिटीज़ के केस में होल्डिंग पीरियड का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह के चक्कर में 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड का चक्कर है. ये सफ़ा 7 वाले की किताब में बना हुआ है, पेज नंबर 234 पे. ये सर ने इसी दफ़ा बना के किताब में डाला है. नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी फैक्टर. सिक्योरिटीज के गेन पे ऐसा कोई तस्वुर नहीं है. तस्वीर लेनी है ले लें, मीन्स कि आपके पास पुरानी किताब है एक. अच्छा, हो सकता है मैं ये सोच रहा हूँ कि किताब लेके देनी है, ले लो. अच्छा, आगे उसी पुरानी है. चलें जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा था? आप कह दिया करें जो मैं बता रहा था. मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि क्या ये गेन जो है वो 75% से मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्या ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं या पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं? तो इस गेन को 75% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. चलें जी, फिर गेन कितना आ गया? बस डबल अंडरलाइन मैंने लगा दिया. कैसे? यहां से लेस किया और यहां आते आते 10 रुपए का आपने नुकसान कर दिया. 660. आप लोग भी सोच रहे थे नहीं 650 सर ने लिखा, कोई चक्कर होगा, सोच रहे थे ऐसे. इतना अंदर तो इत्तेमाद ना किया. अच्छा, तो 660 यहां से माइनस हुआ और 660 यहां आके क्या हो गया? ऐड हो गया. मैं खुरक कर रहा हूं यार, खुरक भी नहीं कर सकता मैं. अच्छा मोहतरम, इसके ऊपर मैं अभी बात करता हूं. अदर इंफॉर्मेशन, ये तो अदर इंफॉर्मेशन है ना, इसी सवाल के अंदर है ना अदर इंफॉर्मेशन. बबलू, a second hand plant, a
सेकेंड हैंड प्लांट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, पत्तों के पीछे काफी ज्यादा पीछे, कुछ 6-4 किलोमीटर। A second hand plant was imported from France at a cost of 25 लाख, लेवल है हमारा। विद होल्डिंग टैक्स, ये कोई होता है। इनकम टैक्स ऑफ 1.5 लाख was कटा एट इंपोर्ट स्टेज। इंपोर्ट स्टेज पे कोई इनकम टैक्स कटा है यार, कोई भी अगर इनकम टैक्स हमारा कट कुट जाए तो उसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस कर देंगे, बस ये कर दें। वैसे आई आपको लिखना नहीं चाहिए था, ये जो इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स कटता है ना, ये सेक्शन 148 है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो पता नहीं वो क्यों लिख रहा है। बहरहाल कोई भी टैक्स टुक्स कटा है, इसको न्यूमेरिकल के एंड पे क्या कर दीजिएगा। अच्छा ऐसा तो नहीं है ये खर्चों में पड़ा है, ना ना ना, ये नहीं लिखा हुआ कहीं कि ये खर्चों में पड़ा है, तो बोंगी ना मारिएगा ये खर्चों में पड़ा है, कि खर्चों में से भी उल्टा है, रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल के एंड पे एक दफा इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स है जो 1.5 लाख रुपया को इंपोर्ट की स्टेज पे लगा है। बहरहाल प्लांट की कॉस्ट 25 लाख रहेगी। अच्छा जी सबर अगला पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा। टैक्स कटा है जब आपने प्लांट इंपोर्ट किया, तो टैक्स से जो कटा होगा ना, मैंने कहा ये इनकम टैक्स है, तो अब ये कट गया आपका, तो साल के एंड पे आप हुकूमत से रिक्वेस्ट कर दें यार इतना मैंने जमा नहीं कराना, तो इसलिए न्यूमेरिकल के एंड पे इसको माइनस कर देंगे। और कोई सवाल जहन में आ रहा हो तो पूछ लें। प्लांट पे इनकम टैक्स कैसे लगेगा, अब ये सेक्शन 148 है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है कि लोग टैक्स जमा नहीं कराते असल में पाकिस्तान में, तो इसलिए मुख्तलिफ मौक़ों पे हुकूमत ना टैक्स लेती है। तो सेक्शन 148 में आप CA फाइनल में पढ़ेंगे कि प्लांट इंपोर्ट करने पे टैक्स लेगी, और सेक्शन 231A है शायद कोई, उसमें आप CA फाइनल में पढ़ेंगे कैश बैंक से निकलवाएंगे तब भी इनकम टैक्स कटेगा। फिर आप कोई पढ़ेंगे मोबाइल पे जब आप लोड करते हैं तब भी हुकूमत इनकम टैक्स काट लेती है। पता नहीं कहीं कहीं से इनकम टैक्स हुकूमत काटती है और वो गलती से एग्जामिनर दे देता है। जैसे अभी थोड़ी देर बाद कहेगा सेक्शन 153 में भी हमारा टैक्स कटा है, फिर कहेगा सेक्शन 147 में भी हमारा टैक्स कटा है। तो ये ऐसे सेक्शन है, ICAP को कई दफ़ा समझाया कि ये सेक्शन के नंबर ना लिखा करो, ये सेक्शन तो बच्चों को पता ही नहीं, ना इनके सिलेबस में है, लेकिन वो कहते हैं बस इतना सा लफ्ज़ मैं बच्चे से टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि टैक्स कटा है, तो इतना टैक्स हुकूमत के पास पहुँच गया तो बस एंड पे बच्चे को माइनस कराया कर, इससे ज़्यादा मैं बच्चे से चाह नहीं रहा कुछ। तो कुछ इस किस्म की चीज़ है ये, टैक्स प्लांट के इम्पोर्ट पे कोई कटा है। अब मुझे नहीं पता ये किस सेक्शन के तहत कटा है, क्योंकि ये सेक्शन ही शायद हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन अगर ये टैक्स कटा है तो फिर बेहतर है कि एंड पे माइनस करें। लेकिन खुदा ना खासा अगर लिखा हो ये कट के खर्चों में भी डाल दिया है तो फिर ये क्लासीफाई भी करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा और एंड पे लेस कर। चलें जाके इस तरह के 1-2 टैक्सेस अभी नीचे और भी आने लगे हैं। द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2001, ठीक है, सितंबर 2001, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। वैसे हमें तो इससे कंसर्न नहीं, क्योंकि आपको पता है हमने नंबर ऑफ मंथ्स तो गिनने नहीं होते, हमने एक ही फैक्टर लगाना होता है 50% वाला। एसी भी खरीदा है, एक मिनट we incurred rupees 3,75,000 on installation of a plant which is included in admin and selling expenses। 3,75,000 खर्चों में डाल दिया यार। ये प्लांट की कॉस्ट भी खर्चों में नहीं जानी चाहिए, एग्रीड। एनी नींद, पूरे मॉडल टाउन की नींद आपको आ रही है मुझे लग रहा है। अच्छा तो मुझे बताएं, क्या इंस्टॉलेशन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या कोई कस्टम ड्यूटीज वगैरह अगर प्लांट पे आप पे करें तो क्या प्लांट की कॉस्ट में डलनी चाहिए या खर्चों में डलनी चाहिए? IAS 16 पढ़ा है आपने FR 1 में, कोई प्लांट की कॉस्ट में डलनी चाहिए या खर्चों में डलनी चाहिए? ये किस में डल गई, कहां डलनी थी, कहां डल गई? जहां
जहां कॉस्ट चली वहां से निकाल कर इसको 2500 में ऐड कर दें। चलें बिस्मिल्लाह ट्राई करें। खर्चों में पड़ी है नो, खर्चों में पड़ी है, पड़ी होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पूरी माइनस होनी चाहिए थी, या एसेट की कॉस्ट में डल के होली होली डेप्रिशिएट होनी चाहिए थी, होली होली डेप्रिशिएट होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पूरी माइनस हो गई है। ये ना उसी टाइप की चीज है कि एसेट की कॉस्ट खर्चों में चली गई, उसे उल्टा के इसकी डिप्शन माइनस कर दें, इसकी डिप्शन माइनस कर दें, तो उसको उल्टाएं, इसकी डिप्शन माइनस करें। अच्छा डिप्शन अब अलग अलग करेंगे, 2000 की अलग और 375 की अलग, या 2000 और 375 को इकट्ठा चला लेंगे फिर, सॉरी 2000 नहीं 2500 की डिप्शन अलग निकाल लेंगे, 375 की अलग निकालेंगे, या इकट्ठी चला लेंगे। अच्छा ये तो नहीं 2500 पड़ा हुआ खर्चों में, ये तो नहीं पड़ा हुआ, ये तो नहीं पड़ा हुआ 1.5 लाख खर्चों में, जो पड़ा हुआ है उसने बता दिया, जो नहीं पड़ा हुआ ओवर एफिशिएंट नहीं बना, शायद ये भी पड़ा हो तो पता नहीं फिर क्या क्या कहां कहां पड़ा होगा, अजीब लोग हैं। तो अच्छे लोगों मुझे बताएं, क्या प्रॉफिट तक पहुंचते हुए एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ा होने की वजह से ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुके हैं, लेस हो चुके हैं, इसे क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट इधर आ गया, ये पेपर में भी इस तरह होता है, इधर जाता है बंदा कभी अपने मूड में, इधर आ जाता है। मैं लिख इंस्टॉलेशन रॉन्गली लिख लें, इंस्टॉलेशन रॉन्गली रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, रॉन्गली रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, तो रॉन्गली फिर माइनस हो चुकी है ना, तो इसे क्या करते हैं आप, ऐड कर दें। जी कितना, 375। अच्छा इसको मैं कहां डाल दूं, प्लांट की कॉस्ट में डाल दूं, और प्लांट को फिर साथ ही क्या कर दूं, डेप्रिशिएट कर दूं। क्यों, टैक्स डेप्रिसिएशन अदर देन प्लांट इज इतने, तो इसका मतलब है प्लांट को फिर मुझे खुद डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसने किन की दे दी, टैक्स वालों को डेप्रिसिएशन दे दी, किसके अलावा, प्लांट के अलावा। अब आप मुझे बताएं, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस मैं कैलकुलेट करूंगा। जी उस क्लास में किसी के पास पेज ना हो हाथ खड़ा कर दें, एक स्टूडेंट, अकरम इधर पढ़े मैं पेजेस दे हो जाके तो ओके। चलें जी मोहतरम बताएं जल्दी 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 जल्दी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लांट, 2500। 2500 में क्या नहीं पड़ा, क्योंकि वो कहां पड़ी है, खर्चों में, तो कहां नहीं पड़ी, 2500 में, तो 2500 में नहीं पड़ी, तो 2500 में डालकर एसेट को कॉस्ट जमा इंस्टॉलेशन टोटल प्राइस पे ले आए, और फिर इसको क्या करना शुरू कर दें, डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें। अब आपकी मर्जी है कि डेप्रिसिएशन अलग से निकालनी है तो अलग से निकाल लें, अलग से निकालनी है किसी का दिल है तो अलग से निकाल लें, मे बी वर्किंग 1.1 वर्किंग 4 भी कर सकते हैं आप, आपको कौन पूछने वाला है, वर्किंग 4 कर लें। जी इस प्लांट की डिस्कशन करते हैं, मुझे प्लांट कितने का था, जमा 2500 जमा 2875। ओके जी, किसी के जहन में घर जाके ये तो नहीं आ जाएगा कि सर ने इधर भी ऐड किया था, इधर भी ऐड किया है, ये सर कर क्या रहे हैं, तो इसको ज़रा मेरे से दोबारा समझ लें। अगर किसी को घर जाके ये मसला होना है ना, मैंने इंस्टॉलेशन को इधर भी ऐड किया था, इधर भी ऐड किया था, ये कर क्या रहे हैं, इसको आप अकाउंटिंग एंट्री के ज़रिए समझ लें। खर्चों में जानी चाहिए थी इंस्टॉलेशन या नहीं जानी चाहिए थी,
तो खर्चों में क्रेडिट कर दें, खर्चों में क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, और रेक्टिफाइंग एंट्री ही, और प्लांट में डेबिट कर दें, प्लांट को बढ़ा दें, खर्चों को कम कर दें, खर्चे कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे सोचवा नहीं रहा, मैं तो आपको कुछ और कह रहा था। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इंस्टॉलेशन कहां चली गई, इंस्टॉलेशन कहां चली गई, खर्चों में कहां जानी चाहिए थी, खर्चों से नेगेटिव हो चुकी है ना, तो खर्चों से निकाल दें और एसेट में डाल दें। ऐसे ही चलें, इनिशियल अलाउंस बता दें। नहीं नहीं, यूज्ड है तो क्या हुआ, इंपोर्टेड है ना, इंपोर्टेड चीज तो सेकंड हैंड भी इनिशियल अलाउंस निकलेगा। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15, तो डेप्रिसिएशन के रेट थे। इनिशियल अलाउंस का एक ही रेट है 25%। इनिशियल अलाउंस के अंदर आपने ये भी कभी नहीं करना होता कि अपोर्शन करना हो कि चीज घर में इतनी यूज हो रही है बिजनेस में, इनिशियल अलाउंस हमेशा ही पूरा माइनस करना है। एट द रेट ऑफ 719 21। अब टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 2156 इंटू 15%। डेट ऑफ परचेज है 30 जून 2022 का साल है, तो यकम जुलाई 21 के बाद ही खरीदे ना, फिर बल्कि यकम जुलाई 20 के बाद भी खरीदा हो तो 50% फैक्टर लगेगा। तो खरीदने के साल में कितना फैक्टर लगना है, 50%। 162। क्या करने बीबी का, क्या करने, लिख के क्या करोगे बीबी, अगले साल डिप्शन निकालनी है। हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया, हमारा सिर्फ इस साल का डिप्शन चाहिए हमें, बिला वजह बीबी निकलवा रहे हो। ओके चलें जी, छोड़ने पड़े बीबी को। इनिशियल अलाउंस और टैक्स सेक्शन बता दें। 719 और 162। कोई ये तो नहीं पूछेगा कि 2500 की कॉस्ट क्यों नहीं उल्टाई, अगर कोई पूछेगा तो आप उसे क्या जवाब देंगे, 2500 की कॉस्ट क्यों नहीं उल्टाई, उसके साथ ये नहीं लिखा हुआ एडमिन एक्सपेंसेस। पढ़ा क्या हुआ था एडमिन एक्सपेंसेस में, सिर्फ इंस्टॉलेशन, हमने उसको उल्टा दिया, उल्टाने के लिए आए थे हम। जी जी, टैक्स की जी, मैं आ रहा हूँ पॉइंट 2 की तरफ, मैं आ रहा हूँ। नहीं ये तो असल में रिफंडेबल होता है ना, एंड पे वापस मिल जाता है, इसलिए असली कॉस्ट में नहीं जाता। आपने पढ़ा होगा ये 16 में, जो टैक्सेस वापस मिल जाते हैं एंड पे माइनस हो जाने मीन्स रिफंडेबल है। नॉट अलाउड है, लेकिन एंड पे तो माइनस कर सकते हैं ना। अच्छा जी, मोबाइल तो नहीं किसी को इधर उधर लेके जा रहा, अल्लाह ही भला करे आपका। इधर आ जाए जी मोहतरम, मैंने इतनी देर से देखे आपके सामने हुए, पता नहीं क्या क्या हो चुका हो। ऐसे होना कुछ नहीं होता, जब आप चले जाएंगे तब भी दुनिया शुरू चलती रहेगी, चाहे ज़्यादा अच्छी चले। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा अपने ऊपर ले लेते हैं। द टैक्स डिप्रिसिएशन, जब हमने अकाउंटिंग ऑप्शन ऐड की हुई है तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हम मेंटली मेंटल नहीं है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमने अकाउंटिंग ऑप्शन ऐड की हुई है तो क्या माइनस करनी है, टैक्स वालों का डिप्रिसिएशन। क्या पूरे बिजनेस में सिर्फ प्लांट ही होता है या बिल्डिंग भी होती है, फर्नीचर भी होता है, मशीनरी भी होती है, एसी भी होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं? अच्छा अब आप मुझे बताएं, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन अदर देन प्लांट इज 1900, प्लांट के अलावा 1900 है, तो प्लांट की तो हमने निकाल के माइनस कर ली, तो प्लांट के अलावा इसका मतलब है बिल्डिंग की और फर्नीचर की, कंप्यूटर की, बाकी चीजों की है। इसे क्या करें, अकाउंटिंग वाला डेफिनेशन तो उल्टा दी है, इसे क्या करें, लेस कर दें। अदर एसेट्स,
क्या बिजनेस प्लांट पे ही चलते हैं या बिजनेस में हजारों एसेट्स होते हैं? सैकड़ों कर लें, हजारों ज्यादा हो जाएंगे। 1900। अच्छा, $5,000 शेयर्स वर परचेज्ड। यार शेयर बेचना कैपिटल गेन में जाता है, परचेज करने वाला क्यों हमें पेपर में सवाल आता है? शेयर को तो बेचना कैपिटल गेन में जाता है ना, शेयर परचेज करना कहां से आ गया? जहां भाई शेयर परचेज करें और कुछ शराइत पूरी करें तो उस पर टैक्स माफ होता है। शेयर का बेचना कैपिटल गेन में जाता है, खरीदना तो अगर शराइत पूरी हो तो टैक्स माफ होता है। तो पेपर में अगर कभी खाली आ जाए ना शेयर खरीदे, तो मतलब ये होगा कि सोचें टैक्स क्रेडिट देना या नहीं देना, और अगर आ जाए बेचे तो कैपिटल गेन के एतबार से सोचना है। तो मैंने शेयर खरीदे हैं 6 लाख रुपए के फ्रॉम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ अ न्यू लिस्टेड कंपनी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है आम लोगों को इन्होंने शेयर दिए हैं। तो बता दें लिस्टेड कंपनी के नए शेयर खरीदने पे टैक्स माफ होता है? होता है। सेक्शन 62 का टैक्स इससे माफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट 4, प्रीमियम ऑफ 3 लाख वॉज पेड ऑन असगर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और असगर के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे प्रीमियम पे हुआ है। इस तरह तो नहीं लिखा हुआ ये खर्चों वगैरह में पड़ा हुआ है ऊपर, ऐसी तो कोई बात नहीं, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये अदर इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है ऊपर P&L में खर्चों में नहीं पड़ा हुआ। बबलू बबलू खर्चों में नहीं पड़ा हुआ। अब अगर खर्चों में नहीं पड़ा हुआ तो उल्टाने सुल्टाने की जरूरत नहीं है, बस इसका भी सेक्शन 62 वाला टैक्स माफ होगा, इसका भी सेक्शन 62 वाला टैक्स माफ होगा। दोनों का कौन सा टैक्स माफ होगा? सेक्शन 62 वाला। अच्छा, ये इंशाल्लाह मुझे याद कराइएगा, एंड पे मैं लिख जाता हूं टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62। इनकम टैक्स कटा है, कस्टमर्स ने इनकम टैक्स काटा है। सेक्शन 93 तो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन मुझे ये बता दें इनकम टैक्स कटा है तो क्या बेनिफिट मिलेगा? वैसे न्यूमेरिकल के एंड पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और कोई एडवांस इनकम टैक्स आपने पे किया है खुद ही, कुछ लोगों ने आपका टैक्स काट लिया, कुछ पे कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेक्शन का नंबर क्या है। मुझे बताएं कोई हमारा टैक्स काटे तो भी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुके हैं, हम टैक्स जमा कराएं तो भी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ये दोनों सेक्शन जो है ना सीए फाइनल के हैं। अगर हल्का फुल्का आपने इसकी कोई थीम सुननी है तो वो थीम आप सुन लें, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जनरल टायर, एक कंपनी है जनरल टायर, तो होंडा वाले जब उससे लाख, अभी सेल्स टैक्स के अतबार से ना सोचिएगा, होंडा वाले जब उसको लाख रुपए देते हैं ना, तो होंडा वाले उसके कस्टमर हैं, ऐसा ही है ना, जनरल टायर सेलर है ना, तो होंडा वाले कस्टमर है ना, टायर खरीदने आए हैं। तो होंडा वाले क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें ये असगर नहीं है, ये जनरल टायर हैं, तो होंडा वाले क्या करेंगे? होंडा वाले उसे लाख रुपए पूरा नहीं देंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग इधर उधर तो जाएं। सेक्शन 153 और 147 में फ़र्क बता रहा हूँ। एज्यूम करें ये बंदा असगर नहीं है बल्कि क्या है? जनरल टायर। एक सीए फाइनल में आप सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा होगा कि होंडा वाले जिस वक्त लाख रुपए के टायर खरीदें जनरल टायर से, तो इसको लाख पूरा ना दें, क्योंकि जनरल टायर इतना अच्छा नहीं है अपने इनकम टैक्सेस जमा कराए। तो होंडा जो कस्टमर है, ग्राहक बन के गया टायर खरीदने, होंडा लाख रुपए की बजाय ना 95,000 दे दे, और 5,000 उसका इनकम टैक्स काट के गवर्नमेंट के खजाने में, क्योंकि जो होंडा के लिए परचेज है उसके लिए इनकम है, तो उसकी इनकम पे टैक्स काट के हुकूमत के खजाने में जमा करा दे। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी इनकम पे टैक्स काटता है, जैसे होंडा जाके अपने एम्प्लॉय की सैलरी इनकम पे टैक्स काटेगा। एक ये टैक्स है, इसको कहते हैं सेक्शन 153 वाला टैक्स, टैक्स डिडक्टेड बाय होंडा ऑफ जनरल टायर। ये टैक्स जनरल टायर साल के एंड पे माइनस करेगा अपने न्यूमेरिकल में। क्यों? क्योंकि हुकूमत को कहेगा ये टैक्स तो मेरा हुकूमत के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और एक और सेक्शन आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में, सेक्शन 147, उसमें ये लिखा हुआ है
कि जनरल टायर को चाहिए कि साल में जो एक दफ़ा इसने टैक्स जमा कराने आने हैं तो उसके 4 टुकड़े कर ले और थोड़ा थोड़ा टैक्स हमें पहले ही जमा कराते रहे। ये आप सेक्शन 147 में पढ़ेंगे कि हुकूमत मशवरा देती है क्वार्टरली टैक्स जमा कराओ, सालाना टैक्स जमा कराते हो तो हमारा उधर से बैंड बजा होता है और तुम लोग साल के एंड पे आके हमें टैक्स जमा करा रहे होते हैं, हम रोते रहते हैं पूरा साल हमें कोई टैक्स नहीं दे रहा। अब कई तरीके हैं टैक्स रिकवर करने के। इन द एंड अगर आपको बहुत जगहों से टैक्स जमा कराए हैं, प्लांट इंपोर्ट किया उस पर भी टैक्स जमा कराए, प्लांट इंपोर्ट किया, आपने कोई चीज इंपोर्ट की उस पर भी बेचारे आप टैक्स जमा कराए, होंडा वालों ने भी टैक्स काट लिया, जनरल टायर वाले खुद अपने पैरों पे जल के गए और हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा करा दिया। जगह 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 से हुकूमत टैक्स इनसे लेना चाह रही है। अभी अंदाजा होगा, अभी तो आपको पता ही नहीं होगा मेरा साल का टैक्स बनता कितना है, अंदाजन बेस पे आप जमा कराया करेंगे। सेक्शन 147 में वहां पूरा मैकेनिज्म बताया जाएगा कि अंदाजा लगाने तो मोबाइल में सेक्शन 147 में बताया जाएगा कि पिछले साल का टैक्स अंदाजा लगा लो, उसकी बेस पे इस साल का टैक्स का अंदाजा लगा लो, तो खुद अंदाजन टैक्स जमा करा के आ जाओ हमें। तो बता दें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स डिडक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट। इफ आई एम अ जनरल टायर और मैंने सोचा प्लांट इंपोर्ट करूं, तो हो सकता है प्लांट इंपोर्ट करते हुए हुकूमत कहे ये प्लांट तब तक नहीं उठाने दूंगी जब तक कोई हल्का फुल्का टैक्स ना दे दो। यहां से भी इनकम टैक्स हुकूमत के पास चला गया। फिर होंडा वाले आए मेरे पास ग्राहक बन के, भाईजान टायर बड़े पसंद आए हैं दे दें। हुकूमत ने होंडा को कहा भाईजान इसके लाख रुपए पूरे ना देना, कुछ 2 4 6 हज़ार 5 हज़ार हमें जमा करा दो, बाकी 95 इनको दे दो। अब वो वाला हमारा टैक्स किसने काटा? कस्टमर ने, अंडर सेक्शन 153, और वो काट के किसके खजाने में जमा करा दिया? हुकूमत के खजाने में। फिर कमिश्नर का बंदा हमारी दुकान पे खुद आया, भाईजान 3 महीने हो गए कुछ थोड़ा सा टैक्स जाके शहबाज शरीफ को जमा कराएं, वो पहले बड़ा परेशान है। हर 3-3 महीने बाद हुकूमत के बंदे आएंगे और आके हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि यार साल के एंड का हम वेट नहीं कर सकते, हमें 7-7 टैक्स जमा कराओ। तो ये टैक्स भी मैं हुकूमत को क्या करा दूंगा? जमा करा दूंगा। अब आई होप शायद आपको आइंदा ये बात ना भूले, लेकिन इन टैक्सेस के बारे में जनरल रूल है, सबसे एंड पे इन सब को उठा के आपने माइनस कर देना है। 1 2 3 इन सब को एंड पे उठा के माइनस कर देना है। लेकिन अगर कभी खुदा ना खर्चा लिखा हो के, खुदा ना खास्ता लिखा हो कि ये खर्चों में पड़ा हुआ है, तो फिर 2 काम कीजिएगा। नंबर 1, खर्चों में पड़ा नहीं होना चाहिए, इनको क्या कर दीजिएगा? ऐड, और एंड पे जाके न्यूमेरिकल के माइनस कर दीजिएगा। आप बता दें जी, हमारा टैक्स किसी ने काट लिया है तो अल्लाह का शुक्र है, ये कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। इसे एंड पे क्या कर देंगे? अगर हम अपना खुद टैक्स पे कर आए हैं तो ये भी एंड पे क्या कर दें? माइनस कर दें। ये दोनों एंड के ऊपर माइनस हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि अपने फॉर्मेट को ना जरा बेहतर बना लेते हैं, चैप्टर नंबर 20 में आके। कैसे? एडवांस टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस। खाली एडवांस टैक्स नहीं है, खाली एडवांस टैक्स नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हम एडवांस जमा ना कराएं, टैक्स डिडक्टेड बाय आवर, बोलें, कस्टमर। टैक्स डिडक्टेड बाय आवर कस्टमर, मे बी टैक्स डिडक्टेड ऑन इंपोर्ट, मे बी। एक और पढ़ा था कतील के सवाल में, टैक्स पेड विद बिजली का बिल, याद आ रहा है? टैक्स पेड विद इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये इधर उधर हुकूमत हमें क्यों पकड़ती है? ताकि अगर एंड के साल के एंड पे हम ना भी टैक्स जमा कराने आए ना, तो ये टैक्स हुकूमत तक पहुंच चुका हो। लेकिन ये सारे सेक्शन आपके सिलेबस से बाहर हैं। सेक्शन 147, सेक्शन 153, सेक्शन 148, ये सारे सेक्शन आपके सिलेबस से बाहर हैं। लेकिन हमें कैसे पता चला करेगा लफ्ज इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स का लफ्ज आया करेगा? यहां से पता चलेगा हमारा टैक्स ऑलरेडी किसके पास पहुंच चुके हैं? हुकूमत के पास। लिखें जी, एडवांस टैक्स पेड, टैक्स डिडक्टेड बाय आवर कस्टमर्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन इंपोर्ट्स, एंड टैक्स पेड विद इलेक्ट्रिसिटी बिल या मोबाइल बिल। इलेक्ट्रिसिटी या मोबाइल बिल, कंपनी के नाम के भी मोबाइल होते हैं। आई कैप अगर सेक्शन नंबर लिखने लग गया है तो फिर मैं भी लिख देता हूं। एडवांस टैक्स का था 147 और कस्टमर वाला था 153, और कल को इंपोर्ट का वाला सेक्शन ना लिख दे 148।
लेकिन हमारे लिए क्या इंडिकेशन होगी? इनकम टैक्स कलेक्टेड, डिडक्टेड, विदहेल्ड, डिपॉजिटेड, इस किस्म के लफ्ज आ रहे होंगे। इसका मतलब होगा वो टैक्स हमारा किसके खजाने में पहुंच चुके? हुकूमत के खजाने में पहुंच चुके। तो इसको न्यूमेरिकल के एंड पे आपने क्या करना है जी? माइनस करना। ओके, चलें ये एक पॉइंट रिवाइज करें, फिर न्यूमेरिकल के फेस की तरफ आते हैं। पेज नंबर 135, पेज नंबर 135, आखिरी पॉइंट रिवाइज करते हैं। 15 मिनट की ब्रेक ले लें, 15 मिनट की ब्रेक ले लें। हम टाइम पे इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे 15, लेकिन बाहर ना जाएं, यहाँ खड़े हो जाएं, उठ जाएं, बैठ जाएं, जो भी कर लें। पॉज कर दो। अभी आप ऐसा करो, पार्ट बी जो है उसको बना लेते हैं। तक नहीं, आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है, इससे आनी है ना। अब ऐसा करते हैं, दूसरा जो है पार्ट बी के नाम से अपलोड हो जाएगा, तो वो फिर आप देख लीजिएगा। मैं देखता हूँ पार्ट बी आज हो सकेगा या कल हो सकेगा अपलोड। फिलहाल आज वाला सैटरडे, आज करा दो अपलोड यूट्यूब पे फिजिकल वालों के लिए।